सरस्वती महाभागे विद्यां कोमलोचने विश्वरूपी विशालक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। कपट पूर्वक की परिभाषा धारा 2 का उपधारा 9 में दिया गया है। शब्द कपट की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। ये 2 की उपधारा 9 में है। अब तक कोई न्यायाधीश कपट शब्द की परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर पाया है। ऐसा करने में विधिवेता या विधि विशेषज्ञ हिचकिचाहट महसूस करता है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है यह तब कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। कपटपूर्वक की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यह अवधारण करने में कि कोई कार्य कपटपूर्वक है या नहीं, आशय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आशय का पता अभियुक्त के आचरण से लगाया जा सकता है, लेकिन वह सदा ही निर्णायक नहीं होता। कपट के लिए 2 बातें अपेक्षित मानी गई है, धोखा एवं क्षति। केवल धोखा देना मात्र कपट नहीं होता। इस संबंध में डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें यह धारण किया गया कि कपट 2 तत्व हैं, यानी कि कपट में 2 तत्व हैं, धोखा एवं क्षति। और ये उस व्यक्ति के प्रति किए जाते हैं जिसके साथ कपट किया जाता है। इस संदर्भ में क्षति आर्थिक क्षति से भिन्न है। इसमें किसी भी प्रकार की हानि का समावेश होता है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठागत अथवा अन्य कैसी भी हानि हो। दूसरे शब्दों में वह अनार्थिक अथवा धन रहित हानि भी हो सकती है। कपट करने वाले व्यक्ति को होने वाले लाभ से हमेशा उस व्यक्ति को हानि पहुंचती है जिसके साथ कपट किया जाता है। ऐसे भी कई मामले होते हैं जिसमें कपट करने वाले को लाभ नहीं होता, किंतु उस दशा में भी उपयुक्त द्वितीय बात की पूर्ति होती है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा बेईमानी और कपट पूर्वक में अंतर। डॉक्टर बिमला के उपरोक्त वर्णित मामलों में ही सर्वोच्च न्यायालय ने शब्द बेईमानी एवं कपट पूर्वक में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट किया है। कपट में हमेशा धोखा निहित होता है,
जबकि बेईमानी में नहीं। दोषपूर्ण लाभ अथवा दोषपूर्ण हानि बेईमानी के आवश्यक तत्व माने गए हैं, जबकि कपट के नहीं। कुछ कार्य कपट अथवा बेईमानी दोनों से ही हो सकते हैं, परंतु सब कार्य ऐसे नहीं होता। शब्द कपट करने के आशय से का अभिप्राय है धोखा कारित करने वाला व्यक्ति का फायदा प्राप्त करने का लक्ष्य रहा हो, या उसे कुछ फायदा होना संभाव्य हो, या किसी अन्य व्यक्ति को उसी प्रकार की क्षति हो या क्षति होने की संभावना हो। ये धारा 2 का उपधारा 9 है, जिसमें कि जो है आपको बताया गया है कि कपट पूर्वक क्या है। दस्तावेज का जो परिभाषा है वह धारा 2 का 8 में है, 8 में, और 2:9 में तो आप देख लिए कपटपूर्वक। अगर 2:7 देखते हैं, धारा 2 का उपधारा 7, तो इसमें बेईमानी है। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को स्वदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को स्वदोष हानि कारित करे। संहिता में बेईमानी शब्द को इसके प्रचलित रूप से ग्राह्य नहीं किया गया है। बेईमानी के लिए जो कुछ आवश्यक है वह है व्यक्ति को दोषपूर्ण अभिलाभ कारित करना या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि कारित करना। इसके लिए दोषपूर्ण अभिलाभ या दोषपूर्ण हानि दोनों में से एक को आवश्यक माना गया है। और अगर 2:5 देखते हैं तो 2:5 में न्यायालय की परिभाषा है, और 2:4 देखते हैं तो उसमें कूटकरण है। कूटकरण क्या है देखते हैं। जो व्यक्ति एक चीज की दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटरचना या कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। के हाशिम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यही अभी निर्धारित किया गया है कि कूटकरण के लिए नकल का ठीक वैसा ही होना आवश्यक नहीं है। कूटकरण के लिए धोखा कारित करने वाली चीजों की सदृशता मात्र पर्याप्त मानी गई है। जहां ऐसी सदृशता का अभाव हो वहां उसे कूटकरण नहीं कह सकते हैं। जहां करेंसी नोटों के कूटकरण का मामला हो वहां करेंसी नोटों में सभी देशों के करेंसी नोट सम्मिलित हैं, केवल भारत के ही नहीं। यदि अमेरिकन डॉलर का कूटकरण किया गया है तो इस धारा के अंतर्गत उसे भी कूटकरण माना जाएगा। और 9-10 में जैसे कि आपको बताए लिंग के बारे में बताया गया है। इसका एक केस है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि लिंग से अभिप्राय केवल प्राणी शास्त्र लिंग अथवा पुरुष या नारी से ही नहीं है, अपितु इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है। 2:11 देखते हैं, धारा 2 का उपधारा 11, इसमें सद्भाव पूर्वक है। इसमें दिया गया है
सद्भाव पूर्वक क्या है। इसमें बताया कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई है, यह विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 2 की उपधारा 11 में सद्भावना को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ यह बताया गया है कि ऐसा कार्य जो सम्यक सतर्कता एवं ध्यान से किया गया हो, सद्भाव से किया गया कार्य है। इस प्रकार सद्भाव पूर्वक कार्य के लिए दो बातें आवश्यक मानी गई है, सम्यक सतर्कता एवं ध्यान। इस संबंध में स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बैरिक का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सद्भावना के लिए केवल 2 ही बातें आवश्यक है, सम्यक सतर्कता एवं ध्यान। इसमें तार्किक और भ्रांति को स्थान नहीं दिया जा सकता। यह ईमानदारी से भिन्न अर्थ का द्योतक है, अर्थात जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 का उपधारा 22 के अंतर्गत ईमानदारी की सद्भावना का एक आवश्यक तत्व बताया गया, जबकि इस धारा के अंतर्गत ईमानदारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में भौजी बनाम मूल जी का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल ने एक व्यक्ति को कुछ प्रश्न पूछकर गिरफ्तार कर लिया। वह व्यक्ति अपनी कांख में 3 बंडल दबाकर ले जा रहा था। ऐसी मान्यता थी कि उसने उचित सतर्कता के साथ ध्यानपूर्वक कार्य किया है। प्रश्न किए जाने पर यह बात सिद्ध हुई। इसी प्रकार एक सुकारू कविराज के मामले में, जिसे सुकारू कविराज नाम के व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के आंतरिक की शल्य साधारण चाकू से की और उनके काटकर बाहर निकाल दे, लेकिन रक्तस्राव के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। यह धारण किया गया कि शल्य किया गया सम्यक सतर्कता के साथ एवं ध्यानपूर्वक नहीं की गई थी, अतः वह सद्भावनापूर्ण नहीं थी। हयात के एक प्रकरण में इस पर विचार किया गया कि इसमें अभियुक्त से ग्रामीणों द्वारा तथाकथित एक प्रेतात्मा के स्थान में बहुत सवेरे एक बालक को नीचे झुका हुआ देखा और उससे प्रेतात्मा समझकर इतने घूंसे मारे कि उसकी मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि उसने उचित सतर्कता एवं ध्यान से कार्य नहीं किया था, अतः वह धारा 304 105 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषी है। सद्भाव पूर्वक कार्य करने के लिए किया गया अभिभावक और सावधानी के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पटियाला का मामला इस प्रकरण के लिए एक आता है। इस प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि दुराशय का सिद्धांत कराधान विधियों के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व का शीघ्र संग्रहण होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि किसी कार्य का सद्भाव पूर्वक किया जाना निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला होता अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, किए गए कार्य का परिणाम एवं महत्व तथा सतर्कता एवं ध्यान का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त अवसर। अब 2 की उपधारा 14 पढ़ेंगे तो इसमें क्षति के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, क्षति में से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। क्षति में किसी प्रकार के अपकृत्य अथवा दुष्कृति जन्य कार्य सम्मिलित है। यह एक ऐसा कार्य है जो विधि के प्रतिकूल हो। यह वही अर्थ रखता है जो शब्द अवधिपूर्ण का है। किसी नियोक्ता को शोध्य धन से अधिक धन का भुगतान करने के लिए धमकी देना इस धारा के अर्थों में क्षति है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी क्षति की धमकी नहीं है। अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ये धारा 2 का उपधारा 15 है।
और न्यायाधीश की परिभाषा धारा 2 का उपधारा 16 में है। स्थान्य विधि की परिभाषा 2 उपधारा 18 में है। चल संपत्ति 2 उपधारा 21 में है। शपथ 2 धारा 23 में है, उपधारा 23 में है। व्यक्ति 2 धारा 26 उपधारा 26 में है। और लोक सेवक 2 धारा उपधारा 28 में है। और विश्वास करने का कारण धारा 2 का 29 में है। मूल्यवान प्रतिभूति 2:31 में है। और वसीयत 2:34 में है। स्वेच्छया 2:28 में है। स्वेच्छया बताया गया 2:33 में। विधि के अंतर्गत स्वेच्छा शब्द का अर्थ इच्छापूर्वक से नहीं अपितु आशयपूर्वक या जानते हुए से है। अतः स्वेच्छा शब्द एक विशेष अर्थ रखता है। स्वदोष अभिलाभ और स्वदोषानी 2:36 2:37 है। स्वदोष अभिलाभ 2:36 2:37 है। ये सब इसमें दिया हुआ है और इसी के चलते हम लोग और हर हमेशा यूज करें। रूप बदल कर साजन तुमने मुझे पुकारा, चार्ज में दी जन्म जन्म का साथ हूँ।
एक जो सद्भाव पूर्वक है सेक्शन 2 उपधारा 11, इसमें एक केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बेरी, और दूसरा केस है सुकारू कविराज, तीसरा है हयात। ये केस दिया गया है और एक केस है कविराज से संबंधित। ये बताया गया है और चल संपत्ति को दिखाया गया। चल संपत्ति का परिभाषा जो है 2:21 में है, शपथ 2:23 में है, व्यक्ति 2:26 में है, 2:28 में लोक सेवक है। परिभाषा धारा 2 उपधारा 28। और अगर आप देखिएगा 2:34 धारा 2 उपधारा 34 में वसीयत के बारे में बताया गया है, और 2:36 और 37 में स्वदोष अभिलाभ और स्वदोष हानि के बारे में बताया गया है। अब जो वसीयत है, कहता है वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में इच्छा पत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है। इच्छा पत्रकर्ता के अपनी संपत्ति के संबंध में आशय को एक वैध घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात प्रभावशील करना चाहता है। इच्छा पत्र से अभिप्राय संपूर्ण इच्छा पत्र लिखितों से है जिनमें कोड पत्र भी सम्मिलित है। इस प्रकार वसीयत एक वसीयती दस्तावेज है या एक घोषणा है जिसके द्वारा घोषणा करने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के प्रबंध आदि के लिए व्यवस्था करता है। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होता है। और अगर हम लोग जैसे कि 2 से धारा 2 से उपधारा 38 तक देखेंगे तो उसमें परिभाषा दिया गया है, और
3 अगर देखेंगे तो 3 धारा 3 में साधारण अस्पष्टीकरण दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है और देखा गया है। ये हो गया है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
देखन में छोटन लगी। हाँ अब एगो समझ में बोलो भैया।
आशा उर्फ आशानंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, और एक है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अशोक कुमार का मामला। उसके बाद होता है राजकिशोर पुरोहित बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला। ये कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं।